नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका पर भरोसा करेंगे तो मझधार में फंसेंगे। जी हां, ये ईरान में दिखाई भी दे रहा है। पहले तो अमेरिका ने ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया और जब लोग सड़कों पर उतर आए तो ईरान सरकार से अमेरिका ने डील कर ली। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ईरान को धमकी दे रहे थे, हमले तक की बात कह रहे थे, अब शांति की बात कर रही हैं। उन्होंने तो ईरान को थैंक यू तक कह दिया है। ईरान सरकार की अब वो तारीफ कर रही हैं, जबकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब ट्रंप प्रदर्शनकारियों से कह रहे थे कि मदद आने वाली है, रास्ते में है। ऐसे में ट्रंप के यू टर्न लेने के बाद ये माना जा रहा है कि ईरान से जंग नहीं करेगा अमेरिका। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग की स्थिति बनती दिखाई दे रही थी, क्या वो टल चुकी है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ग्रीनलैंड पर कब्जे का किया ट्रंप ने ऐलान, नेटो सहयोगियों को दी चेतावनी, जो विरोध करेगा उस पर लगाया जाएगा भारी भरकम टैरिफ। गजा में शांति के लिए दूसरे चरण की योजना तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 सदस्यीय कमेटी का किया ऐलान। नई कमेटी की देखरेख में होगा गजा का पुनर्निर्माण। पाकिस्तान में संकट में फंसती दिख रही है शहबाज शरीफ की सरकार। 3 मंत्रियों सहित शहबाज की पार्टी के 29 सांसदों की सदस्यता हुई निलंबित। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया को प्रलय के समय बचाने वाली नाव की हुई खोज। बाइबल और कुरान में भी मिलता है इस नाव का जिक्र। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ से जुड़े मामले में दी गई 5 साल की सजा। योल के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और विद्रोह जैसे कई गंभीर आरोप। अब मैक्सिको भी आया अमेरिका के निशाने पर, लगाई 60 दिन की पाबंदी और दी हिदायत। मैक्सिको के ऊपर उड़ते समय रहें सावधान, मैक्सिको पर हमले की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नहीं थम रही हिंसा, बलोच लड़ाकों ने खारान सिटी पुलिस स्टेशन पर कर लिया कब्जा, बैंक को भी लूटा, 5 पाकिस्तानी सैनिकों की भी ली जान। भारत और कनाडा के बीच फिर से बढ़ सकता है तनाव, कनाडा ने भारत को सतर्कता सूची में डाला, अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन पहले ईरान की सरकार को धमका रहे थे। जो लोग ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, दावा कर रहे थे कि मदद रास्ते में है। लेकिन अब ट्रंप पूरी तरह से यू टर्न ले चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई को हटाने की जिद पर अड़े ट्रंप अब उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के नेतृत्व द्वारा कल होने वाली सभी निर्धारित फांसियों, जो 800 से अधिक थी, उनको रद्द किए जाने के लिए मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। ट्रंप के रुख में अचानक आई ये तब्दीली बता रही है कि ईरान से भिड़ने का प्लान अमेरिका ने छोड़ दिया है। जंग की बात करने वाले ट्रंप अब शांति की बात कर रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान से डर गया है? जिन प्रदर्शनकारियों को ट्रंप भड़का रहे थे, उन्हें अब बीच रास्ते में छोड़ दिया है। वैसे ईरान भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है। ट्रंप भले ही शांति की बात कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से अमेरिका सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, उसे लेकर ईरान सतर्क है। वो भी सैन्य तैयारियां कर रहा है। इस बीच ईरान में खामेनेई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन अब शांत हो गए हैं। पूरे ईरान में शांति आती दिखाई दे रही है। यानी अब अगर ईरान पर कोई भी हमला होता है तो सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने का प्लान बदलना पड़ा है। सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग होने पर ईरान की तरफ से इजराइल पर एक साथ 2000 मिसाइलों से हमला करने की योजना है, जो पिछले जून को 12 दिनों तक चले युद्ध को भी छोटा कर देगा। पिछले साल हुई जंग के दौरान ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन लॉन्च किए थे, जिन्होंने इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार ईरान शुरुआती कुछ घंटों में ही इससे बड़ा हमला कर देगा। जून में हुई जंग में ईरान में आने वाले 20% से ज्यादा रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस शील्ड को भेदने में कामयाब रहे थे। और जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इजराइल की एयर डिफेंस शील्ड लगातार कमजोर हो रही थी। हजारों इजरायलियों को शेल्टर में छिपना पड़ा था। ऐसे में अब ईरान जो तैयारी कर रहा है, उसे रोकना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन लाइनें 24 घंटे काम कर रही हैं और इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो सभी हदें पार कर जाएगा। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान से सबसे ज्यादा डर इजराइल को लग रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप से हमला रोकने को कहा था। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। इसके अलावा नेतन्याहू ने 13 जनवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी बात की थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इस बातचीत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमला नहीं करने की गुहार लगाई थी, क्योंकि पिछले साल जून की लड़ाई में कम से कम 50 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में गिरी थी, जिसका घातक असर हुआ था। और नेतन्याहू इस बार ईरान के गुस्से से बचने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो अमेरिका के पास इस इलाके में टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, 6 जंगी जहाज और करीब 30,000 सैनिक है, लेकिन ये ईरान के खिलाफ किसी बड़े लगातार चलने वाले ऑपरेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। ईरान के एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने की स्थिति में नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट टाइलर रोगोवे का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास इतने एसेट्स नहीं है कि ईरान में कुछ बड़ा करने के लिए एक लगातार कैंपेन चलाया जा सके। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब, कतर, यूएई और तुर्की ने भी अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इसलिए अब ट्रंप ईरान को थैंक यू कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब रूस भी इसमें सक्रिय हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी बात की है और टकराव को टालने पर जोर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ग्रीनलैंड के भविष्य की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। जिस देश ने भी अमेरिका के कब्जे का विरोध किया या अमेरिका का साथ इस काम में नहीं दिया, उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और वो उसे हासिल करके रहेगा। ग्रीनलैंड के बिना अमेरिकी सुरक्षा ढांचे में बड़ा छेद रह जाता है। ग्रीनलैंड अमेरिका की सैन्य रणनीति और निवेशों के लिहाज से बेहद जरूरी है। वैसे कोशिश तो यही है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाए। नेटो इस मसले पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। ग्रीनलैंड अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से खतरा दिखा तो ग्रीनलैंड ने नेटो का आर्टिकल 42.7 लागू कर दिया, जिसके बाद नेटो में शामिल देशों ने अपनी सेना ग्रीनलैंड भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन बेहद सीमित संख्या में। सिर्फ 187 नेटो सैनिकों की तैनाती अभी तक ग्रीनलैंड में देखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 187 सैनिक अमेरिका को रोक पाएंगे। इन 187 सैनिकों में से 150 तो डेनमार्क के हैं, जो पहले से ही यहाँ तैनात थे। यानी ग्रीनलैंड की सहायता के लिए यूरोप से सिर्फ 37 सैनिक ही पहुंचे हैं, जिसमें फ्रांस के 15, जर्मनी की तरफ से 13, स्वीडन के 3 और नॉर्वे ने 2 सैनिकों को भेजा है। वहीं ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने एक अधिकारी को अभ्यास में शामिल किया है और फिनलैंड ने 2 सैन्य अधिकारियों को भेजा है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिटोफिक स्पेस बेस है। यहाँ पर पहले से ही 200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका पूरी ताकत से हमला भी ना करे तो क्या यूरोप के ये 187 सैनिक वाकई ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर पाएंगे, जबकि वहां पहले से ही अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। संख्या में भी और संसाधनों में भी अमेरिका को बढ़त मिली हुई है और ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो अपने कदम वापस नहीं खींचेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इस मामले में पूरा यूरोप एकजुट दिखाई दे रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा आसान नहीं है। और अब कनाडा ने भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले में यूरोप के साथ हैं। वैसे ग्रीनलैंड वाला ऑफर ट्रंप कनाडा को भी दे चुके हैं। बात ग्रीनलैंड की करें तो यहाँ की आबादी सिर्फ 57,000 है। इस द्वीप को 1979 से व्यापक स्वशासन हासिल है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है। ग्रीनलैंड में कई बार डेनमार्क से पूरी तरह से अलग होने को लेकर आवाज उठती देखी गई है, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनने के विचार के ग्रीनलैंड के लोग घोर विरोधी रहे हैं। अब बात करते हैं गजा पीस प्लान की। 13 अक्टूबर 2025 को गजा में इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ। इस समझौते की शर्तें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तय की थी। उनके दबाव में हमास और इजराइल को समझौता करना पड़ा था, इसलिए समझौते की शर्तें इजराइल के फेवर में दिखाई दी। लेकिन शांति के चलते हमास ने इन शर्तों को भी मंजूर कर लिया। वैसे सीजफायर डील के बावजूद इजराइल गजा पर अभी भी हमले कर रहा है। समझौते के बाद इजरायली हमले में 150 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। इन सब के बीच अब गजा शांति प्लान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। गजा में हमास से पूरी ताकत लेकर NCAG को देने की तैयारी है। NCAG यानी नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा। और अब ट्रंप ने दूसरे चरण के लिए गजा के प्रशासन के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर दिया है। इसमें 7 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद और स्पेशल दूत जेरेड कुशनर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के CEO मार्क रोबन, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अमेरिका के डिप्टी NSA रॉबर्ट गैब्रियल को शामिल किया गया है।
इस शांति बोर्ड में जो 7 लोग शामिल किए गए हैं उसमें एक नाम टोनी ब्लेयर का भी है। इसे लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। अमेरिका ने 2003 में जब ईरान पर हमला किया था तो उस वक्त टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस जंग में अमेरिका का बराबरी से साथ दिया था, जिसके चलते वो मिडिल ईस्ट में आज भी एक विवादित शख्सियत माने जाते हैं। ट्रंप ने पिछले अक्टूबर में टोनी ब्लेयर को लेकर कहा था कि मुझे टोनी हमेशा पसंद रही हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो सभी के लिए स्वीकार्य विकल्प नहीं है। फिर भी ट्रंप ने ब्लेयर पर बड़ा दांव खेल दिया है, जबकि ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान से पहले एक 15 सदस्यीय फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी का गठन किया गया है। इसी कमेटी को गजा में रोजाना के प्रशासन का काम सौंपा गया है। अली शाद को नवगठित नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा यानी NCAG का प्रमुख बनाया गया है। अली शाद फलस्तीनी प्राधिकरण यानी PA में उप मंत्री रह चुके हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व में दूत रह चुके बुल्गारिया के राजनेता निकोले म्लाडेनोव गजा में बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे और NCAG के साथ काम करेंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप के प्लान में कहा गया है कि गजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की भी तैनाती होगी। ये बल फलस्तीनी पुलिस बलों को ट्रेनिंग देगा और उन्हें सपोर्ट करेगा। अमेरिकी मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स इस बल की कमान संभालेंगे। ISF ही हमास से हथियार भी लेगा। इस बल में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के सैनिकों को शामिल किया जाएगा, जिससे गजा में शांति लाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान की ISF में सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी, लेकिन इसमें इजराइल की तरफ से आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद पाकिस्तान की हिस्सेदारी संकट में दिखाई दे रही है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने पावर दिखाया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 159 सांसदों व विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी। इनमें शहबाज शरीफ सरकार के 3 मंत्री और 29 सांसद भी शामिल हैं। वहीं प्रांतीय असेंबली के निलंबित सदस्य में पंजाब असेंबली के 50 और सिंध असेंबली के 33 सदस्य शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 28 सदस्य और बलूचिस्तान से 7 सदस्य शामिल हैं। इन सभी ने तय वक्त के अंदर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा जमा नहीं कराया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पाकिस्तान ईसी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते तब तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि इन सांसदों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर तय समय पर ये सभी लोग संपत्ति का विवरण देते हैं तो इनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी, लेकिन तब तक ये सभी निलंबित सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, कोई आधिकारिक दायित्व निभाने के पात्र नहीं होंगे। अब चुनाव आयोग के इस फैसले ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब पाकिस्तान में राजनीतिक समीकरण बेहद नाजुक हैं। बता दें कि पाकिस्तान में संसद की कुल 336 सीटें हैं और पिछले चुनाव में शहबाज शरीफ की पार्टी को 131 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। PPP के पास 74 सीटें हैं। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में सत्ताधारी दल के सदस्यों की सदस्यता खारिज हो जाती है तो शहबाज सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 169 सीटों की जरूरत होती है और अब चुनाव आयोग के जरिए सांसदों पर लिए गए एक्शन से शहबाज सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। वैसे अभी सांसदों को सिर्फ निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें एक मौका दिया जाएगा। अगर सांसद इस मौके पर भी अपनी संपत्ति के बारे में खुलासा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे नूह की कश्ती की। इतिहास की किताबों और धार्मिक ग्रंथों में हमने एक ऐसी नाव की कहानी सुनी है जिसने प्रलय के दौरान दुनिया के हर जीव को बचाया था। इसे कुरान और बाइबल में नूह की कश्ती यानी नोस आर्क नाम दिया गया है। सालों से लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन तुर्की के दुरपिनार फॉर्मेशन से आई ताजा खबरों ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। माउंट अरारस से करीब 29 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच दबी एक विशालकाय संरचना मिली है। जब वैज्ञानिकों ने यहाँ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR चलाया तो जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। जमीन के नीचे ऐसी दीवारें और 13 फीट चौड़ा कॉरिडोर मिला है जो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं लगता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ठीक वैसी ही है जैसा बाइबल के जेनेसिस में जिक्र किया गया है। वैज्ञानिकों को यहाँ की मिट्टी में भारी मात्रा में पोटेशियम और ऑर्गेनिक मटेरियल मिला है जो शायद सदियों पुरानी सड़ी हुई लकड़ी के निशान हो सकते हैं। ऊपर से देखने पर यहाँ की घास का रंग भी काफी अलग है, जो इशारा करता है कि जमीन के अंदर कुछ असामान्य छिपा है। दशकों तक इसे एक साधारण पहाड़ी माना जाता रहा, लेकिन नोस आर्क स्कैन्स टीम और अमेरिकी तुर्की वैज्ञानिकों का नया डेटा कहता है
कि इसके भीतर की जियोमेट्री और लेयर्स किसी 3 मंजिला जहाज जैसी ही हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में अब भी बहस जारी है। कुछ इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं तो कुछ इसे मानव निर्मित संरचना। अब इस साल होने वाली ड्रिलिंग और सैंपलिंग इस राज से पूरी तरह पर्दा उठाएंगी। क्या ये वाकई नूह की कश्ती है या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खोज ने महाप्रलय की कहानी को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।